हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडीज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन कराने के लिए रिवीजन कराना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है रिवीजन क्रैश कोर्स। ठीक है, तो रिवीजन क्रैश कोर्स जो है ये आप लोगों के लिए हमने स्पेशली बनाया हुआ है, ताकि जितने भी चैप्टर्स हो सके हम अपने एंड से आप लोग को रिवाइज करा दें लगभग हाफ एन आवर के अंदर। तो डेली बेसिस पे हम आपके लिए आरसीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करके बता सकते हो। साथ ही में आप जानते होंगे कि जेआर ट्यूटोरियल्स पे आपको हर एक चीज का, यानी हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएगा। तो आप वहां से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और यहां आरसीसी से आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से पढ़ना दोस्तों, बस यही आपसे उम्मीद है मेरी कि यार हम आपके लिए रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं टाइम पे। बस एक ही गोल से, एक ही मेरे माइंड में बस चलता रहता है कि आप लोग अपनी लाइफ में बेटर से बेटर करते जाओ। और जब आप बेटर करोगे ना, जब आप अच्छे पोजीशन पे पहुंचोगे ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। भले आप मुझे याद नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी खुशी मुझे होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगेगा यार कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। आज कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने बहुत पहले जब ऑफलाइन में पढ़ाता था या फिर जब भी मैं पढ़ाता था, मेरे गाइडेंस दिया है, आज वो बहुत अच्छे अच्छे पोजिशन पे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज कर देते हैं कभी, या फिर कभी कॉल कर लेते हैं, या फिर कभी रास्ते में बाई चांस मिल गए, तो यार बहुत अच्छा बात करते हैं मेरे रिगार्डिंग। तो ये जो खुशी मिलती है ना, वही मेरे लिए फीस है दोस्तों। और कहीं ना कहीं मेरा जो गोल है आप लोग के लिए, या फिर मेरा जो सपना है जो मैंने आपके लिए देखा कि यार महाराष्ट्र में हम रिवॉल्यूशन ला सके, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया कि लगभग हमारे 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख की फैमिली हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पे कंप्लीट हो चुकी है। तो यार अगेन ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, आपके लिए जितना हो सके, जितना एनर्जी रहती है उतना हम मेहनत करते रहेंगे, आराम नहीं करेंगे। ठीक है, आराम मतलब जितना हो सके आराम तो हम करते ही, लेकिन जिस चीज से आप लोग को बेनिफिट मिलती है उसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आवाज बैठा हुआ है, इसके लिए बहुत ज्यादा चिल्ला के नहीं बात कर पा रहा हूं, लेकिन जितना हो सके बोलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन कराया साइंस में। तो आज एक और चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डिमांड आ रहा था कि सर ये चैप्टर को फटाफट तरीके से रिवाइज कराओ। देखो, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। मेटल्स है एक जगह और एक जगह नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स के केस में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि मेटल्स एक्चुअल में क्या होता है, नॉन मेटल्स एक्चुअल में क्या होता है। मेटल्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और सेम नॉन मेटल का भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स है, जैसे मेटलॉइड्स है, करोजन है, एलॉयज है, ये सब चीज के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग ये जो 20-25 मिनट जो होने वाले ना, इसको छोड़ के मत जाना। चाहिए तो स्पीड बढ़ा लो, आप 1.25 या फिर 1.5 के स्पीड से आप देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो आप अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए शुरुआत करें। ओके, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा दोस्तों, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो चैप्टर्स है मेटल्स है नॉन मेटल्स, इस मेटल या फिर नॉन मेटल्स की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो नॉन मेटल्स हो, चाहे वो मेटलॉइड्स हो, ये तीनों के तीनों क्या है, एक एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा चीज जो हमें अर्थ से मिला हुआ, यानी हमारे दुनिया में प्रेजेंट है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली हमें मिले हैं, जैसे कोई भी चीज की बात कर लो, आयरन ले लो, लोहा हमें जमीन के अंदर से मिला, सोना बात कर लो, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमें जमीन के। तो ये जो एलिमेंट्स की जो मैंने बात की, ऑक्सीजन की मैंने बात की, या ये जो भी चीज है वो हमें नेचर से मिल रहा है, तो ये ऐसे एलिमेंट्स है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हमने बनाया, मैनमेड एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आप लास्ट के कुछ एलिमेंट्स देखोगे जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर है। ठीक है ना, एक होता है पीरियोडिक टेबल जिसमें सभी एलिमेंट्स को अरेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 118 के ऊपर एलिमेंट्स अभी तक ढूंढे गए हैं, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो इस फील्ड में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी रिसर्च कर रहे होंगे। साइंटिस्ट लोगों का तो काम ही है ना नई नई चीजों को खोज करना, तो वो रिसर्च में लगे होंगे। तो यही एलिमेंट्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स क्यों है? क्योंकि मेटल्स के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए उसको मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, एक होता है नॉन मेटल्स, उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी क्योंकि वो मेटल से अलग है, इसीलिए उसको नॉन मेटल रखा जाता है। और एक होता है मेटलॉइड्स। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है? मेटल्स की बात करें, जैसे लोहा हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम, आपने देखा एल्यूमिनियम स्टील, सॉरी एल्यूमिनियम के बर्तन आपके घर में होते हैं, बड़े बड़े एल्यूमिनियम के वायर्स जाते हैं, देखो पोल टू पोल एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। गोल्ड आपको पता ही है, सोना, चांदी, सिल्वर, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, और ऐसे कई अनगिनत है। तो मैंने 4-5 लिखा हुआ है, ऐसे लिखने जाऊंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा। इतने सारे मेटल्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर और हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये जो इतने सारे मेटल्स है, ये दीज आर द एग्जांपल्स। आप 4-5 एग्जांपल याद रखो, एग्जाम में पूछेगा तो आप ये 4-5 एग्जांपल लिख सकते हो। तो ये जो मेटल्स है, आप लोग को सोचना है कि मेटल्स के ऐसी क्या विशेषताएं होंगी कि इसको मेटल्स कहा गया। तो देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज बाय मींस ऑफ विच इट इज डिवाइडेड, द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स कैटेगरी। तो वो क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की जब भी हम लोग बात करते हैं, जो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? सॉलिड इन नेचर होते हैं।
यानी मेटल्स जो भी आप देखोगे जनरली क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, कड़क होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लोहा ले लो, आयरन कड़क है, सोना ले लो वो भी कड़क है, मतलब पानी जैसा नहीं है ना, लिक्विड नहीं है ना, वो सॉलिड है। सिल्वर सॉलिड है। मैग्नीशियम की बात कर लो, सोडियम की बात कर लो, या फिर आप जो भी एल्यूमिनियम की बात कर लो, कोई भी एलिमेंट जब आप सोचते हो, माफ करना, मेटल जब आप सोचते हो तो आपके मन में सॉलिड आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे आपको मेटल्स देखने मिल जाएंगे जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों नॉन ये लिक्विड स्टेट में। तो जनरली एक एग्जांपल है इसका जिसको बोलते हैं हम लोग मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है, मर्क्यूरी, आपको पता है मर्क्यूरी क्या है? आपने कभी थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर आप जब भी क्लिनिकल वाला नहीं है जिसमें वो नंबरिंग आता है, वो वाला नहीं, एक थर्मामीटर आता था जिसके अंदर एक रेड कलर का लिक्विड होता था या फिर एक सिल्वर कलर का लिक्विड होता होगा, दैट इज नथिंग बट मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिक्विड है जो कि मेटल है। क्यों मेटल है? क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मेटल है। अगर आप देखोगे जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो मर्क्यूरी जो है ऊपर चढ़ जाता है, तो हमें पता चलता है कि यार कितना टेम्परेचर तक पहुंचा। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा एक थर्मामीटर होता था, हम लोग इसको अंडर आर्म के ऊपर ऐसा लगाते थे, देखो ऐसा लगाते थे अंडर आर्म के अंदर, और फिर चेक करते थे, हाँ कितना आया, अच्छा 97 है क्या, चलो नॉर्मल है, बुखार नहीं है, और 102 हो गया। और वो जनरली फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, उसके ऊपर 1-2 डिग्री बढ़ गया तो समझ जाना बुखार हुआ है। तो फ़ारेनहाइट में जनरली हम मेजर करते हैं बुखार को, तो 98 99 तक ओके, लेकिन 99 पॉइंट के ऊपर गया, 100 101 के आ गया, मतलब समझ लो बहुत तेज बुखार है। तो वो टेम्परेचर डिनोट करता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल है, लेकिन फिर भी वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में, यानी कि अगर हम बात करें कि जनरल केस में मेटल सॉलिड होता है, कड़क होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे गैलियम भी है, मर्क्यूरी है, ये कुछ जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और बाकी सब आपको देखने मिल जाएंगे सॉलिड में। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा है मेटल्स की एक प्रॉपर्टी जो कि होता है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइन, यानी चमक। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन होती है उसके अंदर। कोई भी मेटल ले लो आप, लोहा ले लो, लोहा का भी एक अलग चमक होता है यार। सोना चांदी का तो नेक्स्ट लेवल का चमक है, ठीक है ना। आप बात कर लो एल्यूमिनियम की, बात कर लो सोडियम वगैरह की, तो इसकी एक अलग चमक होती है जो कि नॉन मेटल्स में अक्सर नहीं देखी जाती है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप बोल सकते हो कि मेटल्स जो होगा वो थोड़ा चमकीला धातु होगा और नॉन मेटल्स चमकीला नहीं होगा। तो उसके अंदर एक शाइन होती है। फिर एक हार्डनेस है। मेटल्स जो होता है वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जितने भी मेटल्स उठा के देख लो, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, आयरन, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं, एक हाथ दो अगर आप बात करेंगे, 2-4 ऐसे मेटल्स हैं जो जनरली सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसे हैं जो जनरली क्या होते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। बाकी जितने भी आपको मेटल्स देखने मिल जाएंगे वो सब के सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। मेटल्स के पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम उस मेटल को खींचते गए, फोर्स लगा के खींचते गए, तो जनरली टूटेगा नहीं, वो एक लंबा वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वायर। अगर वो वायर बन जाते हैं, जैसे आप कॉपर की बात कर लो, कॉपर से वायर बन जाता है, एल्यूमिनियम से वायर बन जाता है। लेकिन कभी आपने देखा है कोई नॉन मेटल जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन से वायर बना सकते हो, नहीं बना सकते। चलो अगर मैं बात करूं सॉलिड नॉन मेटल की, कार्बन एक सॉलिड नॉन मेटल है, तो कार्बन से आप वायर बना सकते हो, नहीं बना सकते। जैसे आप उसको खींचोगे वो टूट के बिखर जाएगा, पाउडर बन जाएगा, मतलब ब्रिटलनेस होती है उसके अंदर। इसके अंदर डक्टिलिटी होती है, वो वायर बन सकता है। एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे आप कॉपर का वायर बना सकते हो, आप एल्यूमिनियम का वायर बना सकते हो, करेक्ट ना। आपने लोहे का देखा होगा, आयरन के वायर्स होते हैं। तो ऐसे कई सारे वायर्स आप बना सकते हो। तो वो प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से आप वायर बन सकता है वो होता है डक्टिलिटी। नेक्स्ट है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मतलब थिन शीट्स बना लेना, थिन शीट बना लेना। शीट मतलब चपटा, पतरा होता है ना, पतरा। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपने देखा कभी पतरा कार्बन का बना हुआ है, कार्बन का पतरा तो बन ही नहीं सकता, लोहे का पतरा होता है, एल्यूमिनियम का पतरा होता है, या फिर कोई मेटल्स का ही पतरा होता है। यानी कि एक मेटल्स के पास ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसको अगर हम ठोक रहे तो वो चपटा होते जाएगा और एकदम थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो हीट को बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हीट पास करते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं हमारे, वो जनरली किससे बनते हैं, बताओ, यूटेंसिल्स। स्पेलिंग क्या है, एक सेकेंड। जितने भी हमारे बर्तन होते हैं वो जनरली किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। एल्यूमिनियम का बर्तन होता है, कॉपर का बर्तन होता है, स्टील का बर्तन होता है, जो कि एक अलॉय है, वो अलग बात है, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे अलॉय क्या होता है। तो जनरली ऐसा आपने कभी देखा कार्बन का बर्तन, कोयले का बर्तन आपने देखा है क्या? हाँ, पहले के जमाने मिट्टी के बर्तन होते थे, तो मिट्टी का तो अलग ही चीज है। मिट्टी ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, वो एक अलग ही चीज है, वो एक नेचुरल चीज है। लेकिन हम मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में ही जनरली खाना पकता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको आग में रखोगे तो वो भी गर्म होगा, वो बर्तन भी गर्म होगा, और बर्तन के अंदर जो भी चीज आप डालोगे पकाने के लिए वो पकेगा। तो बहुत अच्छा उसके अंदर
हीट कंडक्ट करता है। दूसरा अगला प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग को पता है कि जितने भी वायर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं, आयरन के बन सकते हैं, यही सब चीज के बनते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी चीज के वायर बनाओगे और करंट उसमें से पास करोगे तो करंट पास होगा। लेकिन कभी ये ले लेना, कार्बन ले लेना, कार्बन, कोयला, कोयला डाल दो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? नहीं होगा। एक कार्बन का एलोट्रोप होता है जिसको ग्राफीन बोलते हैं, ग्राफाइट बोलते हैं, माफ करना, ग्राफाइट के अंदर से बिजली पास होती है, वो एक अलग चीज है जो कि कार्बन से बना होता है, वो एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन हो गया। हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आप 9th स्टैंडर्ड में होपफुली पढ़ोगे। एलोट्रोप्स क्या होता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड होता है, ग्राफाइट होता है, फ्यूलरीन होती है, ये सब चीजें होती है अलग अलग। तो आपको याद रखना है कि मेटल्स के ही जनरली वायर बनते हैं, क्योंकि जब भी आपके घर में जो बिजली के वायर लगे हुए हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी घूम रही है वो सब मेटल्स के बने, क्योंकि उसी में से पास हो सकता है, किसी नॉन मेटल्स में से पास नहीं हो सकता। डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स का जो डेंसिटी होता है जनरली क्या होता है, हाई होता है। ज्यादातर 90-95% मेटल्स जो होते हैं वो जनरली डेंसिटी उसकी हाई होती है। कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी जनरली आप देखोगे तो किसी भी मेटल का जनरली आपको हाई देखने मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सभी का, 100% में से 90-95% मेटल्स का आपको हाई देखने मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोहा को पिघलाओ, हजारों डिग्री लगेगा यार पिघलाने के लिए। कॉपर को पिघलाओ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है ना, इतनी आसानी से नहीं है ना। जैसे आपका बर्फ है, रख दिया 2 मिनट में पिघल गया, तो इतना आसानी से नहीं पिघलता। तो इनको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इनको बॉइलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड। ठीक है, क्या होता है, साउंड, यानी मेटल्स का एक अलग सा साउंड होता है। आपने कभी घंटी की आवाज सुनी है, या फिर आपके घर में बेल होती है या फिर घंटी होती है स्कूल की, टन 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 बजती है, तो ये जो टन 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 करके आवाज आ रहा है वो किसी मेटल्स में ही बज सकता है। किसी लोहे के, किसी कॉपर के, एल्यूमिनियम के ही टन टन आवाज आएगा। किसी कार्बन वाले में, कोयला ले लो, कोयला कार्बन है ना, इट इज मेड ऑफ कार्बन ओनली। टक टक मारो, आवाज क्या आएगा, एकदम अलग आवाज आएगा, टन टन नहीं आएगा, टक टक आएगा। तो टक टक इज अलग। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है कि एक अलग सा साउंड आता है। कोई भी मेटल में कोई भी लोहे का आवाज आप सुन सकते हो तो आप बता सकते हो कि ये लोहे का आवाज है। ठीक है ना। अगर मैं आंख बंद कर लूं और मेरे को कोई ठोकने का आवाज आए तो हम लोग को समझ आएगा ये लकड़ी पे ठोकने का आवाज है, कार्बन पे ठोकने का आवाज है, फिर किसी नॉन मेटल पे ठोकने का आवाज है, और वही एकदम स्मूथ टन टन ऐसा आवाज आएगा तो समझ जाना कि भैया कोई मेटल का आवाज है। तो उनके पास क्या होती है, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गया। तो ये था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वैसे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, इसको भी फटाफट तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, बहुत ही दिलचस्प चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक चीज पता होगा कि कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैं मान लेता हूं सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। या आप पढ़ोगे ये सब चीजें, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, और ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, इनसाइड द एटम वाले चैप्टर में। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक माफ करना, ये क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर जो है 11 है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो रिवीजन है ना, रिवीजन के पहले आप सभी चैप्टर्स को देख लो यार। हमारे जो ओरिजिनल लेक्चर वीडियोस बने, जो चैप्टर्स को हमने पढ़ाया हुआ है, ये तो रिवीजन है, तो चैप्टर्स जो पढ़ाया हुआ लेक्चर से वो आपको जरूर से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है ना जो हम यहाँ पे रिवाइज कराते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि सर ये आया कैसे, ये इसका मतलब क्या है, तो वो आपको उसी लेक्चर में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ रिवाइज करा रहे, वहां पे हमने प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले शेल में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 1 होता है। याद रखना, पहला शेल, दूसरा, आपको पता है 4 शेल होते हैं, K, L, M, N, ये 4 शेल्स होते हैं। ठीक है ना, 4 शेल्स होते हैं जिसमें जो भी एलिमेंट होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज होते हैं। तो पहले में 2 अरेंज होता है, दूसरे में 8 होता है, और तीसरे में जो बच जाएगा वो, और तीसरा भी फुल हो गया तो चौथे में डालते हैं। तो इस प्रकार से चीजें चलती है। तो आप जनरली अगर आप देखोगे कि जो मेटल्स होते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके वैलेंस शेल में जनरली आपको 3 इलेक्ट्रॉन अप टू 3 इलेक्ट्रॉन देखने मिल जाएंगे। जैसे बात करें सोडियम की तो उसमें आपको 1 देखने मिला। उसके बाद ले लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है, यानी 2, 8, 2 होता है, तो इसके लास्ट में आपको 2 देखने मिला। फिर एल्यूमिनियम का बात कर लो, इसका 13 होता है, तो 2, 8, 3, तो इसके लास्ट में 3 देखने मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप देखो सिलिकॉन आता है, ठीक है ना, सिलिकॉन आ जाता है, तो सिलिकॉन का जो होता है वो 14 होता है, तो ये 2, 8, 4 हो जाएगा। लेकिन सिलिकॉन जो है मेटल नहीं है, नॉन मेटल, ये है मेटलॉइड है, सिलिकॉन मेटलॉइड है। तो आपने ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो देखा, या फिर ये जो सोडियम देखा, ये क्या है, मेटल्स है। तो मेटल्स के जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप जब भी देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 से लेकर 3 तक होता है। याद रखना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इसमें जनरली क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि जो भी मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स यानी कोई भी मेटल होगा, तो मेटल्स जब आप देखोगे तो वो डिसोसिएट होते हैं, और मेटल्स के अंदर से एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलता है। यानी कि सोडियम गिव सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है,
मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, याद रखना। फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, समझ लो कोई मेटल है, ऑक्सीजन का रिएक्शन करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कोई भी मेटल ले लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, कोई मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। ये सब चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, बस एक रिवीजन की बात है। तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से इसको बाय हार्ट करके लेना है। ये जो टॉपिक्स है जो हमने पढ़ाया था उसको अच्छी तरीके से याद करना और एक एक एग्जांपल्स इसको याद करना है, क्योंकि जब भी आप ऐसे टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स आएगा, मान लो कोई रिएक्शन आएगा, तो आपको लिखना है और साथ में उसको बताना कि ये है क्या, तो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। करेक्ट है, क्लियर है, ओके। अब यहां पे देखो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। तो कोई भी मेटल, अगर कोई डाइल्यूट एसिड मतलब आप जानते होंगे एसिड के अंदर पानी मिला हुआ रहता है तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, और एसिड एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो मेटल के साथ अगर कोई भी डाइल्यूट एसिड अगर रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सोडियम एक मेटल है, उसके साथ डाइल्यूट एसिड ले लो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें होती है। ये सब चीजें जो है माइंड में रखनी है और इसको बाय हार्ट करके चल सकते हो आप लोग। और ये सब चीजें क्लियर कट एग्जाम में लिखना होता है। जब भी कोई रिएक्शन पूछेगा या फिर कोई टॉपिक पूछेगा तो आप रिएक्शन करवा के आप लिख सकते हो प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। क्लियर, समझ में आ गया। तो यही फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मेटल्स है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है, ये एक मेटल्स होते हैं। समझ में आ गया। तो मेटल्स के बारे में हमने स्टडी कर दिया, क्या होता है मेटल्स, कैसे होते हैं, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हमारे अगला जो टॉपिक है वो है नॉन मेटल्स। समझ में आ रहा है। तो नॉन मेटल्स भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है मेटल से, इसीलिए इसको सेपरेट किया हुआ है और एक अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो नॉन मेटल्स के जनरली एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे बात कर लो कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, और ऐसे कई अनगिनत होते हैं। ये तो मैंने 3-4 लिखे हुए, लेकिन ऐसे कई अनगिनत नॉन मेटल्स भी आपको देखने मिल जाएंगे, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये भी गैस है। ठीक है ना, नॉन मेटल के ये जो आपको देखने मिल जाते हैं। तो हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। जैसे हमने मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, वैसे हमने नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले फिजिकल स्टेट, तो जनरली क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, इसकी अगर हम फिजिकल स्टेट्स की बात करें, तो जैसे मेटल्स जो था हमारा, ठीक है, तो जो मेटल था हमारा वो क्या था, जनरल केस पे मेटल सबसे ज्यादा सॉलिड के फॉर्म में था, कड़क था। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे सॉलिड भी, वो आपको देखने मिल जाएंगे लिक्विड भी, और आपको देखने मिल जाएंगे गैस भी। इसके एग्जांपल्स अगर मैं डिस्कस करूं तो सॉलिड के केस में कार्बन याद रख लो, लिक्विड के केस में बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन याद रख लो, सॉरी गैस के केस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन याद रख लो। और लिक्विड अगर हम बात करें तो लिक्विड में भी कई सारे ऐसे आपको एग्जांपल जो है वो देखने मिल जाएंगे, जैसे ब्रोमीन होता है। ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। कोई आपको पूछ ले कि बताओ यार कोई ऐसा लिक्विड नॉन मेटल बताओ, तो लिक्विड नॉन मेटल क्या है, जो लिक्विड स्टेट में पानी जैसा होगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स है लेकिन लिक्विड जैसे हैं। कोई सॉलिड चीज बता दो तो आप बोल सकते हो कि सर सॉलिड में जो है वो है कार्बन हमारा। ठीक है ना, कार्बन हो सकता है, और भी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सल्फर भी आपका क्या है, कड़क होता है, फास्फोरस भी जो है आपका कड़क होता है। ये सब चीजें जो है सॉलिड के फॉर्म में आती है। लिक्विड में ब्रोमीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। गैस की बात करें तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे घूम रहा है, नाइट्रोजन गैस घूम रहा है, दैट इज नथिंग बट नॉन मेटल्स। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। अब ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई भी मैंने नॉन मेटल ले लिया और उसको ले हथौड़ा सा मार दिया तो क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। जैसे चौक होता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते हैं आपके स्कूल में, चौक से, तो चौक को अगर आप फेंक दोगे ऐसा, कहीं से भी गिरा दोगे, टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, उसकी पाउडर पाउडर बन जाएंगे। तो ये ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर के मतलब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, काफी वीक होते हैं। जनरली हमने मेटल्स में क्या देखा था, मेटल्स कड़क होता है, उसको हथौड़ा से ही मारो जल्दी टूटेगा नहीं। लेकिन जो नॉन मेटल होता है ना दोस्तों, वो टूट जाएगा, ब्रिटलनेस होता है। बस एक नॉन मेटल ऐसा है जो कार्बन से ही बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डायमंड, हीरा, हीरे मोती वो वाला। तो डायमंड इज नथिंग बट, आपको पता है डायमंड क्या होता है, तो उसको आप हथौड़ा से मारो, हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है। नेक्स्ट है लश्चर। तो हमने मेटल्स के केस में देखा था कि मेटल्स के अंदर एक चमक होती है, लेकिन भैया इस नॉन मेटल्स के अंदर चमक नहीं होती है, नो शाइन, नो शाइन, इसके अंदर कोई शाइन नहीं होती। जनरली आप कोई भी मेटल्स ले लो, नॉन मेटल्स ले लो, माफ करना, तो नॉन मेटल्स में कोई शाइन नहीं होता। कार्बन देखो काला काला दिखता है, कोयला जैसा। ठीक है ना, तो आप ये ले लो, लिक्विड तो पहली बात तो लिक्विड जैसा ही दिखेगा, मतलब उसका कोई शाइन नहीं होता है, गैस होता है। और सल्फर फास्फोरस के भी देखोगे तो आप उतना शाइन नहीं होता, पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कोई शाइन नहीं होता है एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक ऐसा चीज है जो चमकता भी है, कड़क भी है, तो लेकिन वो एक्चुअल में नॉन मेटल नहीं है। डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी, तो सेम जैसे मेटल्स में था,
कि कोई भी मेटल्स को अगर हम खींचे तो वायर बन जाएगा, तो मतलब डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। या फिर अगर कोई भी मेटल्स को अगर हम हथौड़े से मारे तो एकदम पतला शीट बन जाएगा, पतला पतरा बन जाएगा, तो वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। लेकिन क्या वो नॉन मेटल्स में भी एग्जिस्ट करती है? नहीं। तो नो डक्टिलिटी या फिर मेलेबिलिटी, मतलब कोई भी नॉन मेटल्स जो है अगर उसको हम खींचेंगे तो वायर नहीं बन सकता, कोई भी नॉन मेटल्स को अगर मारेंगे तो चपटा शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन मेटल अलग चीज है, तो नहीं हो सकता। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली मेटल्स में हमने देखा था कि उसमें से बिजली पास हो सकता है, उसमें से हीट पास हो सकता है, लेकिन नॉन मेटल्स में से कोई भी बिजली कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर केस है। एग्जांपल है यहाँ पे ग्राफाइट, जो कि कार्बन का ही बना हुआ है, तो सिर्फ इसमें से पास होता है इलेक्ट्रिसिटी, बाकी किसी में से पास नहीं होता। नेक्स्ट है डेंसिटी, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं डेंसिटी उसका काफी लो होता है, जैसे हमने मेल्टिंग ये देखा था, मेटल्स के केस में देखा था कि डेंसिटी हाई था, लेकिन नॉन मेटल्स में डेंसिटी लो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो होता है, मतलब जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा एज कंपेयर टू मेटल्स। तो यही कुछ डिफरेंसेस है दोस्तों, जैसे कि हम लोग आपको बताया ना कि भैया एक मेटल और नॉन मेटल में फर्क क्या है, तो यही कुछ फर्क है कि मेटल्स एक अलग चीज है, ये नॉन मेटल्स की आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देख पा रहे हो बिल्कुल अलग चीज है, जिससे साबित होता है कि भैया मेटल अलग क्लासिफाई है और नॉन मेटल्स जो है वो अलग क्लासिफाई है। तो चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का देख लिया, आप देख लेते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी वैसे ही है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स है 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, समझ लो कार्बन ले लेता हूं मैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4, ठीक है। उसके बाद मैं चलो ले लेता हूं, क्या ले लूं बताओ, कार्बन ले लिया, हाँ चलो नाइट्रोजन ले लेता हूं, नाइट्रोजन का होता है 7, इसका हो जाएगा 2,5। उसके बाद ले लेता हूं मैं ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका हो जाएगा 2,6, ठीक है बराबर। हाँ फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन ले लेता हूं, फ्लोरीन का 9 होता है, इसका हो जाएगा 2,7, ठीक है। उसके बाद आता है नियॉन, नियॉन का 10 होता है, इसका हो जाएगा 2,8। तो यहां पे जितने भी मैंने लिखे एग्जांपल्स, यहां पे कार्बन मेरा नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन ये जो नियॉन है ना, ये आपका क्या है, ये आपका नोबल गैस है, ये आपका नोबल ग्रुप है, इनर्ट गैस, ठीक है ना, ये क्या है नोबल गैस है, मतलब इट इज नॉट ए मेटल नॉट ए नॉन मेटल, मतलब ये इनर्ट है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जनरल केस में क्या बोल रहा है कि 4 to 7 होना चाहिए, तो यहां पे आप देखोगे कार्बन 4 है, नाइट्रोजन 5 है, ऑक्सीजन का 6 है, फ्लोरीन का 7 है, तो यही कुछ क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। तो जैसे मेटल्स में क्या देखा कि जो आउटर मोस्ट शेल होंगे, जो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो 1 से लेके 3 आएगा, लेकिन नॉन मेटल्स में क्या आता है 4 से लेके जनरली 7 आता है, ये याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। फिर फॉर्मेशन ऑफ आयंस, अगर कोई भी नॉन मेटल ले रहा हूं उसके साथ अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं, तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसा हो रहा है कि मैंने मान लिया क्लोरीन ले लिया, एक नॉन मेटल, क्लोरीन के साथ मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो मेटल्स में क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है गेन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गेन हो रहे हैं। और उस केस में हमने क्या देखा था कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे, क्योंकि अगर आप देखोगे ये क्या है हमारा मेटल्स वाला पार्ट है, देखो मेटल्स वाले पार्ट पे हम लोग आ गए हैं, तो इसमें क्या था कि सोडियम जब रिएक्ट होता है तो सोडियम प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। लेकिन अब जो हमने नॉन मेटल्स आपको पढ़ा रहे थे, नॉन मेटल्स में देखो कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से क्लोरीन आयन बन रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये याद रखना है। फिर रिएक्शन विद, जैसे हमने मेटल्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, यहाँ पे भी अगर ऑक्सीजन के साथ कोई भी नॉन मेटल को रिएक्ट करूं तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल का ऑक्साइड, कोई भी ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर, ये बन गया नॉन मेटल का ऑक्साइड। वैसे ही रिएक्शन विद एसिड, अगर हम बात करें मेटल्स के केस में तो वो डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन नॉन मेटल में ना अगर आप नॉन मेटल को कोई भी एसिड के साथ यानी डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करोगे तो वो रिएक्ट ही नहीं होगी, इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, वो रिएक्ट करता ही नहीं है भैया, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये था नॉन मेटल्स के बारे में भी पूरा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रिवाइज करा दिया, उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटलॉइड्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अलावा एक और चीज होता है जो कि एलिमेंट्स का क्लासीफाई का पार्ट है, जो कि मेटलॉइड, जो कि क्या है, इट हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को अगेन कि ये मेटलॉइड्स कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो मेटल से बिलोंग करती है, जैसे हो सकता है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो गया, हीट कंडक्शन हो गया, चमक हो गया, और कुछ ऐसी भी चीजें जो नॉन मेटल से बिलोंग करती है कि भैया उसके अंदर ब्रिटलनेस होगा, डक्टिलिटी मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो ये होती है मेटलॉइड्स। इसके एग्जांपल कैसे याद रखोगे, बहुत इजी है याद रखना। एग्जांपल होता है आर्सेनिक,
ठीक है, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 3 बस याद रख लोगे, आपका काम बन जाएगा। आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है मेटालॉइड, तो आप बोल सकते हो ये भी एक पार्ट है एलिमेंट्स का, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं बीच में होता है, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की छोटी छोटी प्रॉपर्टी उसके अंदर रहती है, एग्जांपल्स के तौर पे आप बता सकते हो। नेक्स्ट है नोबल मेटल। अब नाम देखो, नोबल मेटल का मतलब क्या है? देखो, नोबल मेटल का मतलब ऐसे मेटल्स जो जनरली ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेस रिएक्टिव। क्या होते हैं? वेरी लेस रिएक्टिव, या फिर आप बोल सकते हो वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। एग्जांपल इसका अगर मैं बात करूं तो वो है गोल्ड, सिल्वर। आपने कभी देखा है कि किसी गोल्ड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन करके कुछ ऑक्साइड वक्साइड बन रहा? नहीं होता है ना। गोल्ड को प्योर गोल्ड के फॉर्म में ही बेचा जाता है, रखा जाता है, बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, सिल्वर का हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। इसके अलावा एक और चीज होता है प्लैटिनम। आप देखा होगा आज के डेट में व्हाइट गोल्ड बहुत ज्यादा फैशन में आ गया। व्हाइट गोल्ड इज नथिंग बट द प्लैटिनम। प्लैटिनम के रिंग्स आते हैं, कड़े आते हैं, ज्वेलरी आती है, बहुत सारे आपने देखा होगा। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जनरली रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत ही रेयर करते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये कर ही नहीं सकते, इसीलिए इसको नोबल मेटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है करोजन। करोजन का मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जंग लगना। जंग, पता है? जंग लगना। मैं इसको हिंदी वर्ड लिख रहा हूं, जंग लगना। ठीक है, देखो हिंदी थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग खराब है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी हैंडराइटिंग अभी बहुत खराब हो गई। मेरा जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था ना, मेरी हिंदी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी कि मैंने हिंदी हैंडराइटिंग कंपटीशन में पूरे स्कूल में सेकंड प्राइज सिक्योर किया था। मतलब मैं आज सोचता हूं तो मेरे को हंसी आती है कि मतलब देखो, बचपन से लेके हम इंग्लिश से ही पढ़ते आ रहे हैं, करेक्ट है। तो आदत जो होती है मोस्टली वो इंग्लिश में लिखनी होती है, हिंदी बहुत कम लिखते हैं हम लोग। लेकिन उस टाइम पे कैसा हिंदी एक सब्जेक्ट होता था तो हम लिखते थे। तो मेरी हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में सेकंड रैंक आई थी पूरे स्कूल में। मैंने पहले भी बताया, आज देखो मेरी हैंडराइटिंग अलग ही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, हाँ, मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक पे आते हैं। करोजन का मतलब होता है जंग लगना। जैसे आपने लोहे को देखा होगा, आयरन, आयरन के अंदर क्या होती है? जंग लगती है। आयरन के अंदर जंग लगती है, जिसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। और ये क्यों लगती है? क्योंकि क्या होता है, कभी भी अगर कोई आयरन, लोहा पानी के कांटेक्ट में आ गया या फिर हवा में ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होता है, आयरन के अंदर जो ऑक्सीजन है जब रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, आयरन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो कि जंग होता है, और वो अंदर से उसको कमजोर बनाता है। कोई भी मेटल्स के अंदर जनरली करोजन लग सकता है, चाहे वो आयरन हो या फिर कोई और हो, इसीलिए उसके ऊपर कोटिंग रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आयरन का कोई भी चीज के ऊपर पेंट मारा जाता है। आपने देखा है बहुत सारी चीज लोहे की बनती है, चाहे ब्रिजेस हो, रेलवेज हो, या फिर उसके ऊपर पेंट मारा जाता है, क्योंकि पेंट रहेगा तो उसके ऊपर एक कवरिंग रहेगी, एक कवच रहेगा, तो डायरेक्ट पानी उसके ऊपर पड़े या फिर कोई हवा ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पड़े तो वो रिएक्ट ना कर पाए उसके साथ। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग करोजन। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा आपने, तो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक अलॉय है। तो अलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर सिर्फ मेटल्स मतलब कोई दो मेटल्स मिलके एक नया चीज बन गया तो वो उसका अलॉय बन गया। कोई एक मेटल एक नॉन मेटल मिल गया साथ में तो वो हो सकता है अलॉय बन गया। कोई एक मेटल साथ में दो नॉन मेटल आ गए तो उसका अलॉय बन गया। हो सकता है दो मेटल्स हो, एक नॉन मेटल हो, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग अलॉय बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में जो सिर्फ अलॉय बनाती है। जैसे स्टेनलेस स्टील की बात करें, बहुत सारी, पूरी हमारी जो टाटा की कंपनी है, टाटा स्टील्स वगैरह, ये जनरली क्या बनाती है? अलॉय बनाती है, स्टील बनाती है, स्टेनलेस स्टील बनाती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बर्तन और शेविंग के लिए ब्लेड या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये स्टेनलेस स्टील में होता क्या है? स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, देखो ये आयरन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये भी आई गेस मेटल ही है, ये भी मेटल है। तो ये सभी तीन मेटल्स और एक नॉन मेटल मिलके क्या बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। एक और बहुत फेमस अलॉय है जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। आपको पता है जब भी कोई ओलंपिक्स होता है तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिलता है तीसरे वाले को। पहले वाले को गोल्ड मेडल, दूसरे वाले को सिल्वर मेडल, तीसरे वाले को ब्रॉन्ज मेडल, जिसको हिंदी में कांस्य बोला जाता है, कांस्य। तो कांस्य एक्चुअली किससे बनता है? दो मेटल से बना के बनता है, कॉपर और टिन। तो कॉपर और टिन को जब मिला दोगे तो बन जाता है ब्रॉन्ज। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका अलॉय का टॉपिक, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आप देख सकते हो, लगभग हाफ एन आवर के अंदर हमने ये पूरे चैप्टर को जो है रिवाइज करा दिया है, और उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये रिवीजन लेक्चर, और कितना आप लोग का प्रिपरेशन हो गया, कितना आपका चल रहा है, और एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं आप लोग के। जो एग्जाम अगर स्टार्ट हो गए होंगे तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे और भी हम लोग रिवीजन लेक्चर्स लाते रहेंगे आप लोग के लिए, तो आप बस बने रहना, प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता दो, जितने भी आपके 8 के फ्रेंड्स रहेंगे, स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स रहेंगे, उनको शेयर करो और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।